हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनको एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है, वे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में वे बच्चे जो क्लास 6 में हैं और जिन्हें ये लेसन से समझने में दिक्कत आ रही है, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले नए साम्राज्य और राज्य। इसके पहले के लेसन्स जो भी हैं उसे मैंने जो है अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, नए साम्राज्य और राज्य। चलिए यहाँ से समझते हैं हम लोग, अदरवाइज हमें समझ नहीं आएगा। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। जो अरविंद था उसको नाटक के लिए चुना गया था विद्यालय में। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप हले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। उसको लगा था कि वह शाही वेशभूषा में एकदम मूंछ पर ताव देते हुए तलवार पकड़ करके एकदम अपना शान दिखाएगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता भी जो है पाठ करना होगा, कविता का भी। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। ठीक है, तो अरविंद को कहा गया कि उसे वीणा भी बजानी है, उसे जो है और क्या क्या करना है, उसे संगीतज्ञ का काम भी करना है, देन उसके बाद में कविता को भी पढ़ना है। तो उसे कितनी हैरानी हुई होगी। आइए देखते हैं ये किस राजा के बारे में बात हो रहा है। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद जो है गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। तो ये जो देखिए किस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो वीणा बजाता था। तो हमें पता चलता है अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे जो है अभिलेख, उससे पता चलता है, जिसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो समुद्रगुप्त के दरबार में जो हरिसेन रहते थे उनके द्वारा जो है ये रचना की गई थी और उसने क्या किया था, उस कविता को अशोक ने अपने स्तंभ पे खुदवाया था। ठीक है, यह एक विशेष किस्म का जो है अभिलेख है। कैसा है? एक स्पेशल टाइप का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्ति। यह जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि प्रशस्ति को जो है प्रशस्ति कैसी शब्द है, संस्कृत शब्द है, उर्दू शब्द है। तो संस्कृत शब्द है, देन उसका मीनिंग क्या होता है? तो प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ जो है लिखने का काम प्रचलन पहले भी था। जैसे कि तुमने अध्याय 8 में गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, और गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो प्रशस्ति थी, इसी से तो हमें पता चलता है कि उत्तर पश्चिम भारत का जो है सबसे जो है उत्तर पश्चिम भारत पर सातकर्णी का जो है वर्चस्व स्थापित हो चुका था। ठीक है, परंतु गुप्त काल में इनका और महत्व बढ़ गया। किस चीज़ का? प्रशस्तियों का महत्व जो है गुप्त काल में और भी बढ़ जाता है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। यानी प्रशस्ति क्या होता है? जिसमें किसी राजा के बारे में या किसी चीज़ के बारे में उसका प्रशंसा किया गया रहता है। ठीक है, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के जो है रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। किसको? राजा को जो है ईश्वर के बराबर बताया गया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे जो प्रशस्ति में लिखे गए लंबे लंबे वाक्यांश होते हैं उन्हीं का एक अंश दिया गया, योद्धा समुद्रगुप्त। तो ये जो समुद्रगुप्त के बारे में जो कवि हैं वो कहते हैं कि बहुत ही इनका जो शरीर जो था वो विभिन्न प्रकार के हथियारों से लगे घाव का उन पे जो है दाग था। इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ही वीर योद्धा थे वो, और इस चीज़ से वो बहुत ही खूबसूरत लगते थे। ठीक है, किन किन चीज़ों से? तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, दावों, इन सब चीज़ों से उनका शरीर जो है घावों से भरा पड़ा था। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्के में बताया गया है।
समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र जो है हरे रंग से रंगा गया है। ठीक है, एक क्षेत्र कैसा है, हरा रंग से मैप में। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र जो है बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। इस मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया। ये जो मानचित्र है ना, ये प्रशस्ति जो कि उनकी जो कवि थे उन्होंने उनकी प्रशंसा की है। समुद्रगुप्त के कवि कौन थे, हरिसेन, और प्रशंसा किए थे उनका, तो जिसके कारण ये प्रशस्ति लिखी गई थी। तो इसमें प्राप्त जानकारियों के आधार पे ये मैप जो है बनाया गया। हरिसेन जो है वो 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो 4 राजाओं का वर्णन करते हैं और समुद्रगुप्त का उन 4 राजाओं के प्रति कैसा जो है नीति था उसका वर्णन करते हैं। तो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आइए देखते हैं कौन सा ग्रीन कलर बोला है, यानी कि प्रेजेंट टाइम का यूपी और बिहार। ठीक है, यूपी बिहार में जो है यहाँ पे 9 राजा थे और 9 राजाओं को जो है समुद्रगुप्त जीत लेता है और देन उसके बाद में अपने राज्य में मिला लेता है। अब आइए चलते हैं, अब कौन सा है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। बताइए, आपको याद है दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहते थे? उत्तर पश्चिम भारत के जो सातकर्णी थे। अच्छा, दक्षिणापथ किसे कहा जाता था? दक्षिण की ओर जाने वाले को दक्षिणापथ कहा जाता। तो दक्षिणापथ में कितने शासक आ रहे थे? तो दक्षिणापथ में आपके शासक आ रहे थे 12। ठीक है, इनमें से जो है कुछ की राजधानियों को देखने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। तो कुल मिला के ये जो दक्षिणापथ के शासक थे वे हार गए थे और समुद्रगुप्त के पास समर्पण कर दिए थे। तो समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। आइए देख लेते हैं कौन सा इलाका है। यहाँ आपको मिला, ये दक्षिणापथ जो थे वे थे और यहाँ पे कितने शासक थे? 12 शासक थे। ठीक है, 12 शासक थे और इनको जो है इन लोगों ने समर्पण कर दिया था समुद्रगुप्त के पास। देन उसके बाद में समुद्रगुप्त जो है वो दे देते हैं इनको अपना राज्य शासन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पड़ोसी देशों के का जो है आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिमी के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ठीक है, वीवीआई उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त का फैलाव किन किन देशों तक था? तो आपका हो जाएगा नेपाल, देन उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ। ठीक है, और ये इनके लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा इलाका था। बैगनी रंग बोला है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पाकिस्तान तक हो जा रहा है। ठीक है, इधर उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, ये आपका म्यांमार, देन बांग्लादेश, ये सभी देश कैसे थे? ये राजा के लिए उपहार लाते थे। चलिए आगे, और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। बाह्य, अच्छा पूछा जाए कि कौन कौन से देश थे, तो नेपाल, पाकिस्तान का कुछ इलाका हो जाएगा, फिर बांग्लादेश हो जाएगा और आपका हो जाएगा एक म्यांमार। ठीक है, चलिए, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः जो है कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। अपनी पुत्रियों का विवाह जो है समुद्रगुप्त से कर दिया। अब नीला रंग कहाँ है? अच्छा यहाँ है, ये देखिए अफगानिस्तान, और फिर आपका आ जाता है श्रीलंका। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्रियों का विवाह जो है समुद्रगुप्त से कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ढूंढू, ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से? तो पहला पटना, ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र। दूसरा आपका यूपी का आ जाएगा इलाहाबाद, जिसका नाम था प्रयाग। और फिर
कौन सा एक? उज्जैन। एमपी में है उज्जैन, उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है। तो ये 3 जो थे, देखिए यहाँ आपका पटना, पाटलिपुत्र, यहाँ उज्जैन और यहाँ पे प्रयाग, ये तीनों ही इलाके किसके थे? समुद्रगुप्त के अंडर में थे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, वंशावलियाँ और विक्रम संवत के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, विक्रम संवत अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी नेपाल में ये लागू है, विक्रम संवत, ठीक है। चलिए देखते हैं। अधिकांश जो प्रशस्तियां हैं शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशस्तियों में सिर्फ किसी राजा के ही बारे में वर्णन हो, जैसे कि समुद्रगुप्त का प्रशस्ति है तो सिर्फ समुद्रगुप्त के ही बारे में वर्णन हो, नहीं, उसमें उनके दादा, परदादा, माता सबका वर्णन रहता था, यानी कि उनके पूर्वजों का भी वर्णन रहता था। यह जो प्रशस्तियाँ हैं, यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि दादा के दादा, यानी कि पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ का नाम क्या था? तो कुमारी देवी, जो कि लिच्छवी गण की थी, और पिता जो थे समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि जो है धारण की। उनके दादा और परदादा का जो है महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह भी आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का जो है महत्व बढ़ता गया। कुल मिलाकर के क्या हुआ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। उनके जो परदादा थे और उनके जो दादा थे, ठीक है, ये क्या महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। इनके पिता यानी कि चंद्रगुप्त और ये खुद समुद्रगुप्त ये धारण करते हैं महाराजा धीराज की उपाधि। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ये कौन थे? इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त के, तो इन्होंने धारण किया विक्रमादित्य की उपाधि। ये वंशावली है, ठीक है, आगे मिल जाएगा आपको। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। उन्होंने जो है पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सैन्य अभियान में उत्तर पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को किसने परास्त किया था? तो हो जाएगा आपका आंसर समुद्रगुप्त। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार जो है विद्वानों से भरे थे। इनमें से कुछ के बारे में जो जानकारी है अध्याय 10 में हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इनके दादा और परदादा जो थे उन लोगों ने महाराजा की उपाधि धारण की। इनके पिता समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और देन उसके बाद में इनका बेटा जो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने किस चीज़ की उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। ये वंशावली थी। अब आइए हम लोग आ जाते हैं विक्रम संवत के बारे में, ठीक है। तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। यानी कि ये कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ? ये कैलेंडर आपका स्टार्ट हुआ है, ये देखिए, कि मानते हैं 0 ईसा मसीह का जन्म, ठीक है, और इसके 1 साल 2 साल 3 साल करते करते 58 ईसा पूर्व इसने जो है किसने? विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपको विक्रम संवत स्टार्ट करता है, कैलेंडर जारी करता है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की जो है स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो समुद्रगुप्त का बेटा था, उसने क्या किया कि 58 ईसा पूर्व, यानी कि अब मैंने बता ही दिया कि ईसा मसीह के जन्म के 58 साल पहले इसने क्या किया कि शकों पर विजय हासिल किया। देन उसके बाद में जब इसे विजय हासिल कर दिया तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और उन्हीं के जो है उपलक्ष्य में विक्रम संवत जो है स्टार्ट किया। और ये आज भी नेपाल में लागू है। आप देखिएगा, अगर आप नेपाली कैलेंडर देखते हैं तो अभी 2081 चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने अभी 2024 है और इसमें 57 साल जोड़ दीजिए
हालांकि ये 58 ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ है, बट कैलकुलेशन के लिए इसमें 57 साल जोड़ दिया जाता है, तो ये जो है आपका 2081 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे हैं। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिसेन, और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वे थे बाणभट्ट, और उन्होंने लिखा हर्षचरित, और किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। और इन्हीं के दरबार में, हर्षवर्धन के ही दरबार में आए थे आपके ह्वेनसांग। क्लियर हुआ आप लोगों को? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। ठीक है, अब आ जाइए आप हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, और इन्हीं के जो है दरबार में आते हैं आपके कौन से? ह्वेनसांग, जो कि चीनी यात्री थे, आए थे नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। और हर्षवर्धन के बारे में बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी संस्कृत भाषा में, और वो कौन थी? हर्षचरित्र, मतलब कि जो हर्षवर्धन है उसका चरित्र कैसा था। ठीक है, हर्षचरित्र। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में देखते हैं। चरित्र के बारे में, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में हमें उनकी जीवनी से पता चलता है। तो ये क्या था? उनका जीवनी था। किसका? हर्षवर्धन का। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। कब? 1400 साल पहले, यानी कि देखें तो ईसा मसीह के जन्म के 600 साल के बाद में। उनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी रचित हर्षचरित्र लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का जो है वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिनके बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने जो है वहाँ जो कुछ देखा उसका जो है विस्तृत वर्णन किया है। तो कुल मिला के वही चीज़ें थी जो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखी थी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े जो है बेटे नहीं थे, और अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। ठीक है, उनके बहनोई जो थे, यानी कि बहन के हस्बैंड कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, यानी कि बहनोई के जब बंगाल के शासक मार देते हैं, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो जब उनका बहनोई जो मर जाता है, देन उसके बाद में कन्नौज को अपने अधीन कर लेते हैं और बंगाल पर जो है आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, चलिए मगध तथा संभवतः बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, यहाँ देखिएगा, मगध तथा संभवतः बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। आपका नर्मदा नदी जो है कहाँ है? ये मध्य भारत में है। ठीक है, तो जब ये बढ़ रहे थे ऐसे, तो पुलकेशिन जो द्वितीय था, जो कि चालुक्य का नरेश था, चोर, चेल और पांडे, तो उसी में से जो चालुक्य नरेश थे उनके पुलकेशिन जो द्वितीय थे उन्होंने इन्हें रोक दिया था। ठीक है, पल्लव, चालुक्य तथा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। तो हमें ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया के ही शासकों का जो है क्या मिला है? प्रशस्तियाँ मिली हैं, बल्कि पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय जैसे साउथ इंडियन जो राजा थे उनके भी हमें क्या मिले हैं? प्रशस्तियाँ मिली हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इस काल में, कब? 1400 साल पहले का बात कर रहे हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का जो राज्य था उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो जो पल्लव थे उनकी राजधानी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? तो कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक। ठीक है, जबकि चालुक्यों का राज्य जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। और चालुक्य का राज्य कहाँ था? कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी है उनके बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यहाँ मैंने लिखा भी है, चालुक्य की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। ठीक है, यह सबसे प्रमुख जो है व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। तो आपसे पूछ सकता है कि साउथ इंडिया में जो है दक्षिण भारत में चालुक्यों की राजधानी क्या थी? जो
एक व्यापारिक केंद्र था, देन उसके बाद में धीरे धीरे क्या बन गया, धार्मिक केंद्र भी बन गया था। चलिए, जहाँ कई मंदिर थे, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को जो है निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। तो चालुक्य और पल्लव एक दूसरे के एंटीपैटी में थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो सीमाओं का जो है अतिक्रमण करते थे, यानी कि अपनी सीमा बढ़ाने की कोशिश करते थे और राजधानियों को जो है निशाना बना करके समृद्ध शहर जो थे उनको भी निशाना बनाते थे। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन थे, तो पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि जो है रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। VVI आपसे पूछा जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, तो रवि कीर्ति। मुझे लग रहा है कि ये BPSC एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय के जो है दरबारी कवि कौन थे, रवि कीर्ति। इन्होंने किस चीज़ की रचना की, इन्होंने प्रशस्ति लिखी है। इसमें अनेक पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है। जिसमें क्या बताया गया कि पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य मिला था। ठीक है। चलिए आगे। रवि कीर्ति ने क्या लिखा है, प्रशस्ति लिखा है। किसका, पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था और पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था, रवि कीर्ति। उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों को अपने अभियान चलाया, यानी कि ये आपका पूर्वी समुद्र तट और पश्चिमी समुद्र तट, ये दोनों तटों पर इन्होंने क्या किया, अपने अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि क्या हुआ, हर्ष जो चाह रहा था कि नर्मदा नदी को पार करके आए तो और यहाँ पे साउथ इंडिया पे जो है आक्रमण करें और इसको जीते, तो पुलकेशिन द्वितीय जब रोक दिया तब हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि अब दुखी रहने लगा। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है। तो इन्होंने पल्लव के राजा पर भी आक्रमण कर दिया था। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। जो चालुक्य थे इनकी विजय जो थी बहुत थोड़े टाइम के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश जो है दुर्बल हो गए और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। ये जो राज्य थे साउथ वाले, इनका प्रशासन जो है कैसे चलता था देख लिया साउथ हो या नॉर्थ हो, कोई भी इनका कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए जो है भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक जो इकाई थी गांव थे। तो पूछा जा सकता है कि प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वे क्या थे, तो गांव थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को का जो है समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद जो अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का जो है पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन ने किसकी रचना की थी बताइए कमेंट करके। अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने। जो हरिसेन थे अपने पिता का जो पद है उनको मिला और महादंडनायक यानी कि मुख्य न्याय अधिकारी बन गए। ठीक है। चलिए आगे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्रहक यानी कि युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ठीक है। तो हरिसेन तीन काम करते थे। कौन कौन से, एक तो दरबारी कवि थे। ठीक है। दूसरा महादंडनायक बन गए, यानी कि एक मुख्य न्याय अधिकारी बन गए। तीसरा आपके बन गए कुमारामात्य, ये क्या होता है, तो एक मतलब इम्पोर्टेंट मंत्री बन गए। तीसरा आपके बन जाते एक संधि विग्रहिक, यानी कि युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन्हीं चीज़ों को जो है फिर से लिख दिया है ताकि मुझे याद करने में एवं आपको याद करने में आसान रहे। तो कुमारामात्य का मतलब होता है महत्वपूर्ण मंत्री, संधि विग्रह का मतलब है युद्ध और शांति का मंत्री। ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा। अब आगे देखते हैं
संभवतः वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। वहाँ जो स्थानीय प्रशासन था उनमें प्रमुख व्यक्ति जो होते थे, मेन जो बड़े बड़े होते थे, उनका जो है प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के जो है प्रधान जैसे लोग होते थे। देखिए, स्थानीय प्रशासन जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सार्थवा यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक यानी कि मुख्य शिल्पकार, और कायस्थों यानी कि लिपिकों के जो प्रधान होते थे, जिनका जो है वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य ही स्थापित कर लेते थे। ठीक है, एक नए प्रकार की सेना, तो एक नए प्रकार की सेना जो है अब गठित होने लगी। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेना नायक के बारे में पढ़ेंगे कि सेना नायक जो है क्या होते हैं। तो जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता जो है दिया करते थे। ठीक है, कौन? सेना नायक जो है राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को जो है कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दे दिया जाता था, भूमि जो है दान कर दिया जाता था, और दी गई जो भूमि थी उससे वे कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों को जो है घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत जो है स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो देखिए होता क्या था कि बाद में जो है सेनापति आने लगे, और सेनापति को जो है कुछ दान में भूमि दे दी जाती थी, और उस एरिया की भूमि से वे टैक्स वसूलते थे। रथ का, अपना घोड़े का, या फिर जो भी युद्ध की तैयारी करने के लिए हथियार वगैरह चाहिए होते हैं, तो उन सभी चीज़ों का वे क्या करते थे, अपना उसी से जुटाते थे पैसा और उसी को खर्च करते थे। और धीरे धीरे इस तरह के व्यक्ति क्या कहलाने लगे, सामंत कहलाने लगे। और जब भी कहीं पे भी शासक दुर्बल होते थे, मानते हैं कि आपका कोई राजा है, उसके अंडर में सेनापति है, तो फिर जब राजा दुर्बल होने लगेगा तो सेनापति क्या करेगा, तो वो अलग होने की और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो वही है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दक्षिण के राज्यों में जो है सभाएं, उसके बारे में। दक्षिण में राज्यों में सभाएं कैसी होती थी। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किनके अभिलेखों में कई स्थानीय जो सभाएं हैं उनकी चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उसको क्या कहते थे, तो सभा कहते थे। ठीक है, ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। कौन? सभाएं। इन इलाकों में के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। ठीक है, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। जो नगरम था ना, वो व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों तथा व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत से जो है स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। ठीक है, तो एक तो आपका था उर नामक ग्राम सभा, फिर नगरम जो था व्यापारियों का संगठन था, फिर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जो था वो सभा था। ठीक है, और पल्लवों के अभिलेखों से हमें विभिन्न स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। ठीक, उस जमाने के आम लोग अब क्या करते थे ये देख लेते हैं। जनसाधारण के जो जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास का जो है आप लोगों ने बहुत सी किताबों के बारे में सुना ही होगा। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश जो है
राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए, यानी कि ब्राह्मण भी संस्कृत में बात करते थे और राजा भी, ठीक है। जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, यानी कि कालिदास के जो नाटक है उसमें महिलाएं क्या बोलती थी, प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम में क्या बताया गया है कि दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। दुष्यंत नामक एक राजा है और शकुंतला नामक एक युवती है, उन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है, यानी कि एक गरीब मछुआरा रहता है जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसी के बारे में बताया गया है। चीनी यात्री फाहसियन, यानी कि फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया, ये ऐसे ही दे दिया है। इसमें बताया गया कि जो चीन का जो यात्री था फाहियान, जो कि आपका आया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, उसने जो है भारत की लोगों की दुर्दशा पर जो है कुछ बातें कही हैं, उसी के बारे में है, ठीक है। और कहते हैं कि उन लोगों की दुर्गति पर भी गया चीनी यात्री फाहियान का नज़र, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, यानी कि अछूतों के बारे में बताते हैं। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत के अछूतों के बारे में वर्णन किया है। आपका फेनसांग दे देगा, इत्सिंग दे देगा, फाहियान दे देगा, मेगास्थनीज दे देगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, फाहियान। इन्हें शहरों से बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे, ठीक है। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार के जो है संपर्क से बचते थे। तो कुल मिला के जो अछूत व्यक्ति होते थे वो लकड़ी का एक कुछ लिए हुए होते थे टुकड़ा, और उस पर जो है बजाते बजाते वो आते थे, और जब वे आते थे तो सारे लोग जो है साइड हो जाते थे ताकि वे उनको स्पर्श ना कर सके, छू ना सके, ठीक है। एक जगह बाणभट्ट के द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, कमेंट में बताइएगा, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो इसमें जो है राजा की सेना के बारे में जो है वर्णन करते हैं। इसमें से कुछ भी खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने लगा दिया। असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। असबाब किसको कहते हैं, तो असबाब सोने के पायदान को कहते हैं, ठीक है, हो गया। दूसरा चीज़ कि जब बाणभट्ट कहते हैं कि ये जो सेनाएं थी ना वो अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। जब राजा अपने सेना के साथ निकलता था तो क्या होता था कि गांव वाले की झोपड़ी हाथी कुचल डालते थे, व्यापारियों के काफिले में जूते बैल और हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे, ठीक है। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में जो है डूब जाती थी, यानी कि राजा का जो सेना था जिधर से जाता था उधर हाथी उनका झोंपड़ी कुचल देते थे, या फिर जो भी जानवर है उनका जो है फसल चढ़ जाता था किसानों का, तो वही सब होता था जिसके वजह से जो है तबाह हो जाते थे, ठीक। चलिए, और ये ख़त्म होता है आपका लेसन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो जो है कमेंट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, सही गलत बताओ। चलिए इन्हें कर लेते हैं। हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, बिल्कुल भी गलत। श्री सातकर्णी की प्रशंसा जो है वो गौतमी जो उनकी माता थे उनके द्वारा जो है लिखवाया गया था, बल्कि हरिसेन ने किसके बारे में लिखा था, हरिसेन ने ये तो सातकर्णी के बारे में नहीं लिखा था, ठीक है। आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, नहीं। आर्यवर्त में कौन कौन सा था, यूपी और बिहार था, तो उनको तो इलाके के यूपी और बिहार को जीत करके अपने में ही मिला लिया था, तो यहाँ के लोग भेंट नहीं लाते थे, नेपाल के लाते थे, और फिर आपका पाकिस्तान वाले लाते थे, बांग्लादेश म्यांमार वाले लाते थे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू।